हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ये आपका यूपी कांस्टेबल के लिए है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे वो चैनल पर डाले जा चुके हैं, जिसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए आपका पाई चार्ट दे रखा है, जिसमें आपको एक कला, शिल्प, खेलकूद, विज्ञान, विविध विविध और पुस्तकालय ये आपको अंश में दे रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा व्रत होता है वो कितने अंश का होता है। पूरा व्रत आपका 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है। अब आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में पूछा है किस मद का खर्च अधिकतम है। तो किस मद का खर्च अधिकतम होगा? जिसका अंश या जिसका कोण अधिकतम होगा वो मद का खर्च भी अधिकतम होगा, क्योंकि जो कोण है वो खर्च को दर्शा रहा है। जो कोण है वो खर्च को दर्शा रहा है। तो जिसका अंश, जिसका कोण अधिकतम, वो खर्च भी अधिकतम होगा। देखिए किसका खर्च अधिकतम है, तो आप देखेंगे खेलकूद वाले का कोण सबसे अधिक है, 120 है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा किसका हो रहा है? तो खेलकूद में ही सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि किन मदों के खर्चों की समान धनराशि है। यानी समान खर्चा किन दो मदों पे हो रहा है। तो जिन दो मदों का कोण समान होगा उन दो मदों का खर्च भी समान होगा। तो किन दो मदों का कोण समान है? तो विज्ञान का और पुस्तकालय का। दोनों का 60-60 डिग्री का कोण बनना है, तो दोनों का खर्चा भी क्या होगा? समान ही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, विज्ञान और पुस्तकालय। ठीक है, दोनों खर्चा क्या है आपका? समान ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यदि x उस संख्या का वर्ग है जो 1 सही 2/7 का 6 सही 1/4 का 2/5 भागित 3/7 को 11 सही 1/4 से भाग देने पर प्राप्त हो, तो 81 x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन है, इसको सॉल्व करते हैं इसे। यानी x क्या है, इस पूरी संख्या को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसका जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। देखिए तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एक सही 2/7 को लिख सकते हैं हम 7 एकम 7 और 2 9/7। का को लिख सकते हैं अभी फिलहाल को, का को का रहने दीजिए और ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को लिखिए। 6 चौक 24 और 25/4। का को का रहने दीजिए। फिर 2/5 भागे 3/7 को हमें किससे भाग करना है? 11 सही 1/4 से, यानी 11 चौक 44 और 1 45। 45/4 से भाग करना है। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी? उस संख्या का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ सॉल्व किस नियम के हिसाब से होती है? तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से होती है। बोर्ड मास का नियम कहता है हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर का को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। इस क्रम में हमें चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें भी बोर्ड मास के नियम से सॉल्व होंगी। तो पहले नंबर किसका आएगा? का का मतलब क्या होता है? का का मतलब होता है गुणा। तो यानी आपको 9/7 को का को ऐसे रहने दीजिए, जो जाएगा आपको 25/4। का मतलब होता है गुणा 2/5 भागित 3/7 बटे में आपका 45/4 तो है ही। ठीक है, आप देखिए 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, 5 से 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, यानी यहाँ बचेगा आपका 5/2। तो ऊपर अब कितना बचा? 9/7 का कितना ब्रैकेट में बचा आपका 5/2 भागित 3/7। अब भाग को उल्टा करके हम गुणा में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 7/3। ठीक है, अब आगे देखिए तो बटे में क्या चला था आपका? बटे में चला था आपका 45/4। ठीक है, इसको आगे देखिए 9/7 का, इनको सॉल्व करेंगे तो 5 7 35/6, 35/6 और पूरे के बटे में कितना है? 45/4। ठीक है, आप देखिए अब नंबर आ गया का मतलब क्या था? गुणा था। तो इसको लिख सकते हैं आप 9/7 गुणा 35/36 बटे में 45/4। 7 से काटिए 35 को, कितने का कटेगा आपका? 4। यहाँ पे 6 आएगा ना, 36 कहाँ से आया था? यहाँ पे आपका 6 आएगा। ठीक है, 7 से 35 कटेगा 5 बार और 3 से कटेगा 6 2 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 5 दिया 15, 15/2 ऊपर हो जाएगा आपका और नीचे हो जाएगा 45/4। 45/4 चूँकि ये भाग में है तो उल्टा करके इसको हम गुणा में ले सकते हैं, 4/45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15 से कट जाएगा आपका 3 बार और 2 से कट जाएगा 2 बार, कुल मिला कितना आ गया आपका? 2/3 आ गया। तो आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि ये जो तो आपका 2/3 निकल के आया है ये किसके बराबर है? और यदि x उस संख्या का वर्ग है जो इसको सॉल्व करने में प्राप्त होता है, यानी x किसके बराबर होगा? x जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? इस संख्या के वर्ग के बराबर, यानी कि इसका वर्ग कर देंगे तो 4/9 के बराबर होगा। x की वैल्यू कितनी है निकल के? 4/9। लेकिन आपसे वैल्यू किसकी पूछिए? 81 x की वैल्यू पूछिए।
तो 81 गुणा 4/9, 9 से 81, 9 बार कटेगा, 9 चौक 36, यानी 81x की वैल्यू कितनी बनेगी? 36 बनेगी। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है पर आप इसको आराम से कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 283.56 प्लस 142.04 और 661.78 का मान ज्ञात कीजिए, यानी सबको आपको जोड़ना है। तो सबसे जोड़ने का तरीका क्या होता है? जो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना होता है, इससे जोड़ने में क्या होती है? आसानी होती है। देखिए ये संख्या है, आपको इन सबको जोड़ना है तो आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। जोड़ने में क्या रहती है? इससे आसानी रहती है। तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, क्या 8 हासिल का 1, 7 और 5 12 और 1 13 हासिल का 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 6 और 1 7, और 8 और 4 12 6 18, और ये हो जाएगा आपका 10 87.38, जो कि आपको किसी में ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दो संख्याओं का मासापा 96 है और लासापा 1296 है। उनमें से एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरी संख्या, यदि इस क्वेश्चन को लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो लॉजिक तो ये कहता है कि जो भी संख्या होगी वो मासापा के मल्टीपल में होनी चाहिए। ऑप्शन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा जो कि आपका 96 से घटेगा, तो लॉजिक के हिसाब से इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वो लासापा एलसीएम गुणा एचसीएफ, लासा गुणा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमें सेकंड संख्या मिल जाएगी। पहली संख्या दे रखी है आपको 864, दूसरी संख्या को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। लासा पर दे रखा है इसका 1296 और मासा पर दे रखा है 96। ठीक है, क्लियर? तो देखिए 16 से 96 कटेगा 6 बार, और 16 से कट जाएगा 16 पंजे 80, 16 चौका 64, और 6 से कट जाएगा 6 निम 54, 9 से 1296 काटिए तो 9 एकम 9, 3 बचेंगे, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 144। यानी दूसरी संख्या जो है वो कितनी है? 144 है। दूसरी संख्या तो आपने निकाल ली, लेकिन लॉजिक के हिसाब से आपकी संख्या सही नहीं है, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो मासापा से कटनी चाहिए, जबकि 144 मासापा से नहीं कटता है। पर फिलहाल जो आपका आंसर है वो 144 ही सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का नियम लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 50 है, यदि पहली 7 संख्या का औसत 45 है और अंतिम 7 का 55 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल 13 संख्या है और सभी का औसत कितना है? 50 है। पहली 7 का कितना है? 45, और अंतिम 7 का कितना है? 55। आपको बताना है कि 7वीं संख्या क्या होगी। चूँकि टोटल संख्या 13 है और इस तरह से 14 संख्या बन नहीं, इसका मतलब जो बीच वाली संख्या होगी दोनों संख्याओं में काउंट, दोनों में क्या हुआ? उसका काउंट हुआ है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए सभी 13 संख्या का औसत 50 दे रखा है और पहली 7 का 45 है, तो पहली 7 पे कितना असर पड़ेगा? तो औसत में कितनी कमी हुई है? 5 की कमी हुई है। तो पूरे योग में कितनी कमी होगी? 7 पंजे 35 की कमी होगी। कितनी कमी होगी योग में? तो माइनस के 35 की कमी होगी। ऐसे यदि इससे तुलना करें तो यहाँ पर औसत में कितनी वृद्धि हुई है 50 से? तो 5 की वृद्धि हो रही है। तो योग में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 7 पंजे 35 की वृद्धि हो जाएगी। तो जो 7वीं संख्या होगी वो कितनी होगी? मेन औसत के बराबर तो होगी, प्लस कितना अंतर आएगा? इन दोनों के अंतर के बराबर। इन दोनों में कितना डेविएशन होगा? तो 0 का डेविएशन होगा, तो 0 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 50 ही हो जाएगा। तो जो 7वीं संख्या होगी कितनी होगी? 50 के बराबर ही होगी। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई अंतर आता है, जैसे ये 35 है, यहाँ पर 30 आता, तो कितनी कमी होती? 5 की कमी होती। तो हमें क्या करना पड़ता? 50 में से हमें 5 को घटाना पड़ता, तो कितना आता? 45 आता। यदि यहाँ प्लस आता, जो भी अंतर प्लस आता, तो प्लस हमें करना पड़ता। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान बताइए। देखिए मान लेते कोई संख्या आपकी 100 थी, 100 का 32% कितना होगा? 32 ही होगा, और 100 का 17% आपका 17 ही होगा। ठीक है, 100 का 17% कितना होगा? 17 ही होगा, और 100 का 32% 32 ही होगा। 32 और 17 में अंतर कितने का आ रहा है? 32 और 17 में अंतर आ रहा है 15 का। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है? 15 का अंतर आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 120 का अधिक है। एक्चुअल में कितने का अधिक अंतर आ रहा है? तो एक्चुअल में जो अंतर आ रहा है 120 का आ रहा है, यानी 15 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है? 120 के बराबर है। पूछा क्या था? संख्या पूछी थी, संख्या हमने कितनी मानी है? 100 मानी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 का ये कितना गुना है? 15 का 8 गुना है, तो 100 का 8 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 800। तो
तो वो संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 800 होगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 और 8,000 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। प्रत्येक की हमें राशि बतानी है कि कितनी बचाता है प्रति माह। देखिए इसको आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आपको पता है कि आय में से यदि हम व्यय को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बचत मिलती है। कितनी क्या मिलता है, बचत मिलती है। तो ए की आय कितनी है 12,000, बी की आय कितनी है 8,000, ठीक है। और इनका मासिक व्यय किस अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में है। और इनकी बचत कितनी है, समान बचत है, तो हमने दोनों की बचत मान ली कितनी है XX, ठीक है। दोनों की समान बचत है तो हमने XX दोनों की बचत मान ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इन दोनों के मल्टीपल का और इन दोनों के मल्टीपल का अंतर किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीपल के अंतर के बराबर होगा। यानी इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें गुणा करिए, जो भी अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीपल के अंतर के बराबर होगा। जैसे 5 × x कितना हो जाएगा 5x, माइनस के 3 × x कितना हो जाएगा 3x। ये जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर। 12 × 36, 8 × 5 = 40, यानी 40,000 में से कितना घटा दीजिए, 36,000 घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 2x और यहाँ बचेगा आपका 4,000। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 2,000, ठीक है। 2,000 आपकी x की वैल्यू निकल गई। x हमने क्या माना था, बचत माना था, और प्रत्येक की बचत कितनी होगी फिर 2,000 ही होगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ए बी और सी ने क्रमशः 13,750, 16,250, 18,750 का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। यदि इनके द्वारा अर्जित लाभ में 20 लाभ में से बी का हिस्सा 5200 है तो ए और सी का अर्जित लाभ में अंतर बताइए। यानी ए और सी के लाभों में कितना अंतर है वो बताना है। देखिए आपको पता है कि जो लाभ जो बढ़ता है वो उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में वो लोग निवेश करते हैं। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ए बी सी ने किस अनुपात में निवेश किया। तो इन्हें निवेश कितना किया 13,750, बी ने किया था 16,250 और सी ने किया था 18,750। यदि हम इनका अनुपात निकालना चाहें तो इनका अनुपात कितना निकल के आएगा, 25 से भाग करिए, 25 × 5 = 125, 12 बचेंगे यानी 125 है, 25 × 5 = 125, जीरो तो सब में कट ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो 25 × 150 और 12 बचेंगे, 25 × 5 = 125, 25 × 175, 25 × 5 = 125 और काट दीजिए 5 से 11 बार, 5 से 13 बार और 5 से 15 बार। यानी इनका जो अनुपात हुआ निवेश का वो किस अनुपात में होगा, 11, 13 और 15 के अनुपात में होगा। यानी इसी अनुपात में इनको लाभ भी बटेगा। इसका मतलब बी को जो लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13 यूनिट लाभ मिलेगा। टोटल में से 13 यूनिट लाभ मिलेगा। टोटल वैल्यू आपको दी नहीं रखी है लेकिन 13 यूनिट वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5200। यानी बी को जो लाभ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5200 मिल रहा है। यानी 13 का 400 गुना है, 13 यूनिट का कितना गुना है, 400 गुना है। पूछा क्या, दोनों का अंतर पूछा ए और सी का। तो ए का है 11 यूनिट, सी का है 15 यूनिट, अंतर कितना हो गया 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 400 निकल के आई, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 400 × 4 यानी कि 1,600 रुपये, ठीक है। अंतर ही तो पूछा था, दोनों का अंतर कितने का है, 4 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 400 निकल के आई, 13 का 400 गुना ही तो है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,600। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूट पर 657.90 पर बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं। देखिए चाहे तो आप छूटों को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए या फिर आप सिंपल देसी तरीके से भी निकाल सकते हो। मान लीजिए हमारा अंकित मूल्य कितना है x है। आपको पता है कि अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो हमें क्या मिलता है, विक्रम मूल्य मिलता है। तो यदि हम 15% की छूट देंगे तो इसका मतलब 100 - के 15 यानी 85% जो होगा, x का जो 85% होगा वो उसका क्या होगा, पहली छूट के बाद में विक्रम मूल्य होगा। और दूसरी छूट कितनी है 10% की है, इसका मतलब इस पूरे का जो 90% निकालेंगे वो कितना होगा, दोनों छूटों के बाद में विक्रम मूल्य निकल के आएगा, जो कि एक्चुअल में कितने के बराबर दे रखा है आपको, 657.90 के बराबर दे रखा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, ठीक है। 9 से काटिए, 9 से कटेगा आपका 9 × 7 = 63, 2 बचेंगे, 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9, ठीक है। और 17 से काटिए, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 17 × 3 = 51, 43 बार कटेगा और 5 से कट जाएगा आपका 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 × 43 860। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी इसका जो अंकित मूल्य कितना होगा 860 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए,
क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 में बेची और 20% का लाभ पाया। यदि उसे 3150 में बेचे तो कितने % का लाभ होगा। मान लेते वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट है। जब उसको हम 20% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, तो आप कहेंगे 120 में बेचेंगे, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। तो 100 की चीज़ 20 के लाभ पे बेची जा रही है तो 120 में बेची जा रही है। लेकिन एक्चुअल में कितने में बेची जा रही है, तो आप कहेंगे 3600 में बेची जा रही है। कितने में, 3600 में बेची जा रही है। यानी 120 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3600 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ये 120 का कितना होना है, 120 का 30 होना है। 120 का 30 होना है तो 100 का 30 होना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3000। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका कितना, 3000 रुपये। अब कहना 3000 वाली चीज़ को कितने में बेच रहा है, 3150 में। 3000 वाली चीज़ को 3150 में बेच रहा है तो कितने के लाभ पे बेच रहा होगा, आप कहेंगे 150 के लाभ पे बेच रहा है तो कितने % का लाभ होगा। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 से 15 कटेगा 5 का, कितने % का लाभ हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12% की पास की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर संशोधित करने पर 7727.104 हो जाती है। मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दर दे रखी है 12%। यदि हम 12% को भिन्न में चेंज करें तो 12/100 हो जाएगा। 12/100 का मतलब 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेगा 25 बार, यानी 3/25। ठीक है, यानी 25 रुपये यदि मूलधन है तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको, 3 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, 3/25 का मतलब कितना है, 3/25 का मतलब हुआ कि 25 रुपये पर आपको 3 रुपये ब्याज मिल रहा है एक साल में। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे अपने मूलधन निकालने के लिए। तो 25 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिल रहा है तो एक साल में मिश्रण कितना बन जाएगा, 28 रुपये। 28 यूनिट मिश्रण मिल जाएगा। ठीक है, एक 25 पे 3 रुपये ब्याज, इसका मतलब 28 यूनिट आपका मिश्रण बन जाएगा एक साल के बाद। 3 साल की बात हो रही है तो आपको इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। 3 बार लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब 3 साल के बाद यानी यदि आपका मूलधन 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 का क्यों कितना होता है, 15625। यानी 3 साल के बाद यदि आपका मूलधन 15625 था तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 28 × 28 × 28। यानी 28 का क्यू कितना होता है, तो 28 का क्यू होता है आपका 21952। 21952। ठीक है, चाहे तो आप इसका गुणा करके लिख लीजिए, चाहे आप इसको अलग भी लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी आपका 3 साल के बाद जो मिश्रण बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 21952 मिश्रण बन जाएगा। लेकिन आपको मिश्रण दे कितना रखा 3 साल के बाद में, तो 27.104 दे रखा है। यानी इस यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी, यानी कि 21952 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो 27.104 रुपये दे रखी है। पूछा किसका था, मूलधन पूछा था, जो कि हमारे यूनिट में कितने के बराबर है, 15625 के बराबर है। तो 15625 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, तो देखिए 7727.104 बटे में आ जाएगा आपका 21952 गुणा हो जाएगा 15625 का। ठीक है, अब हम लोग आके यहाँ कहाँ फंसेंगे, इसकी कैलकुलेशन में फंसेंगे, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी टाइम टेकन वाली है। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये वाली, ये किसका मल्टीपल है, ये आपकी संख्या 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। और नीचे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 11 से कट जाए, क्योंकि 28 का ही तो गुणा है 3 बार, 28 को ही 3 बार लिखा गया है। तो 28 11 से नहीं कटता, इसका मतलब ये जो संख्या आपकी वो क्या है, 11 का मल्टीपल है। तो जो भी आपका आंसर होगा वो 11 का गुणज होगा। 11 का क्या होगा, गुणज होगा। 11 का गुणज ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, जो कि सिर्फ 11 से कटेगा और कोई ऑप्शन नहीं कटेगा 11 से। ठीक है, एक तरीका तो यही हो सकता है, शॉर्ट तरीका। बाकी आपको फिर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी इसमें, और कैलकुलेशन करोगे तो आपको 5500 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा इसमें, और कोई तरीका इसका नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो पूरे कार्य को कितने समय में कर देंगे। ठीक है, देखिए ए कर रहा है आपका 48 मिनट में और बी कर रहा है आपका 60 मिनट में। तो यदि हम दोनों का एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम कितना आएगा, 60 और 48 का एलसीएम आएगा आपका 240। यानी हमने कुल काम मान लिया कितना है, 240 यूनिट कुल काम है। इसको ए 48 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में कितना काम कर रहा होगा, तो 5 यूनिट काम पर मिनट कर रहा होगा। ऐसे ही बी 60 मिनट में पूरा काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना काम कर रहा होगा, 60 का भाग कर देंगे तो 4 यूनिट पर मिनट काम कर रहा है वो।
इसका मतलब दोनों का यदि हम काम देखें तो दोनों मिलके ए और बी 1 मिनट में कितना काम कर रहे होंगे, 1 मिनट में 4 और 5 9 यूनिट पर मिनट काम कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों को काम कितना करना है, 240 यूनिट काम करना है, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा कुल काम कितना है 240 और पर मिनट कितना काम कर रहे हैं 9 यूनिट। तो 9 का भाग कर लीजिए या फिर पहले 3 से काट लीजिए, 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 3 से आपका 80 बार कट जाएगा, 80/3, तो ये हो जाएगा आपका 26 सही 2/3 मिनट, ठीक है। 26 सही 2/3, तो 26 मिनट तो आपकी पूरी हो जाएंगी। और 2/3 मिनट को यदि हम सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से 20 बार, 20 दूनी 40 सेकंड, यानी कि 26 मिनट और 40 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, नक्श 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है और वह 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है, यानी 20 की स्पीड से साइकिल चला रहा है, 5 की स्पीड से पैदल चल रहा है। वह परिवहन के दोनों तरीकों का संयोजन 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड में कर लेता है। तो नक्श ने साइकिल कितनी देर तक चलाई थी। देखिए एक पैदल दे रखा है आपका, ये पैदल मान ली दे रखा है, और ये आपका साइकिल से दे रखा है, साइकिल, ठीक है। पैदल स्पीड कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड और साइकिल से स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। यदि हम दोनों की कुल मिला के एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो कितनी निकल के आएगी, यानी इसने 45 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय कर दी है, तो स्पीड कितनी हुई, तो 600/45। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 15 45 15 चौक 60, यानी कि 40/3 मीटर प्रति सेकंड की इसकी स्पीड निकल के आई औसत। तो इसको रखिए आप बीच में 40/3। अब इसमें लगा दीजिए एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 20 माइनस के 40/3 और यहाँ आएगा आपका 40/3 माइनस के 5। इसको सॉल्व करेंगे, 20 या 60 माइनस के 40 कितना जाएगा 20/3 आएगा यहाँ से, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस के 15 यानी कि 25/3। इनका अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, इनका अनुपात निकालेंगे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 5 से 4 बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा। कुल मिला के इनका जो अनुपात निकल के आया वो कितना आया 4:5, 4:5 निकल के आया, किसका, पैदल और साइकिल के द्वारा चली गई। ये जो अनुपात किसका होगा, ये जो अनुपात होगा वो समय का निकल के आया। ये आपके स्पीड का रेशियो, स्पीड दे रखी थी यहाँ पे, स्पीड के बाद में जो एलिगेशन लगाते हैं वो अनुपात किसका निकल के आता है, समय का अनुपात निकल के आता है। कुल मिला के कितना समय लग रहा है, इसको 4 यूनिट समय लग रहा है, इसको 5 यूनिट समय लग रहा है। 4 यूनिट किस में लग रहा है, पैदल में, और 5 यूनिट किस में लग रहा है, साइकिल में। कुल समय कितना लग रहा है इनको, 9 यूनिट समय लग रहा है कुल, लेकिन एक्चुअल में समय कितना दे रखा है आपको, 45 सेकंड का समय दे रखा है। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको 45 सेकंड दे रखी है। तो यहाँ से पूछा किसका था, साइकिल में कितना समय लग रहा है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 45 55 25 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुल मिला के स्पीड का रेशियो, स्पीड से एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका निकल के आता है, टाइम का। टाइम आपको दे रखा है 45 सेकंड, ठीक है। तो 4 और 5 9 यूनिट की वैल्यू 45 सेकंड है, तो 5 की वैल्यू 25 सेकंड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक 8 मीटर लंबी 3.6 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि 11 इत्यादि प्रत्येक ईंट के आयतन का 1/7 भाग बढ़ा देती है, ठीक है। देखिए दीवार कितनी लंबी है, इतनी 8 3.6 और 0.8, ये आपको मीटर में दे रखा है, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। इसमें क्या कि यदि हम ईंट पर गारा वगैरह लगाते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है कितना, उस ईंट के आयतन का 1/7 बढ़ जाता है। पहले यदि हम ईंट का आयतन निकालना चाहें कितना निकालेंगे, तो ईंट का आयतन हो जाएगा, ईंट का आयतन आपको पता है ईंट किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ईंट का आयतन हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं 20 × 12 × 5.6, पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा, 10 से 1 0 खत्म, 12 दूनी 24, 24 × 6 करेंगे तो 24 × 144, हासिल के 14, 120 और 14 134, ठीक है। 1344 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की पावर 3। ये क्या आएगा, ये एक ईंट का आयतन आ जाएगा। अब इसकी साइड में ईंट पे क्या होगा, गारा भी लगेगा। जैसे मान लीजिए ईंट है तो इसकी साइड में मसाला भी लगता है, तो इससे क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 1/7 आयतन इसका बढ़ जाएगा एक ईंट का। तो कितना बढ़ जाएगा, 1344 का 1/7 निकालिए, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 6 बचे, 7 में 63, 7 दूनी 14, यानी 152 घन सेंटीमीटर आयतन और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 152 घन सेंटीमीटर। यानी अब एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, 1344 तो पहले से था, प्लस 152 सेंटीमीटर आयतन
घन सेंटीमीटर आयतन और बढ़ गया, यानी कुल मिला के एक ईंट का आयतन कितना बन जाएगा, तो एक ईंट का आयतन बन जाएगा 2006, 9/4 और 14 15 1536 घन सेंटीमीटर एक ईंट का आयतन बनेगा। एक ईंट आयतन कितना घेरेगी, 1536 सेंटीमीटर आयतन घेरेगी। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या का फॉर्मूला होता है, ईंटों की संख्या का फॉर्मूला होता है दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। ठीक है, एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या होगा, दीवार भी आपकी घनाभ के आकार की होती है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो रख दीजिए वैल्यू, 8 मीटर लंबा है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो ईंट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है और हमने आयतन भी सेंटीमीटर के हिसाब से ही निकाला है। तो 8 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर गुणा 3.6 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 360 मीटर सेंटीमीटर, और 0.8 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे में कितना आएगा आपका, एक ईंट का आयतन जो कि कितना है 1536 घन सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 से कटेगा आपका ये 10 बार, 8 से इसको काटेंगे तो 8 का 8 7 बचेंगे, 8 में 72, 8 2 16। ठीक है, 192 बार कटा, और देखिए और आपका ये आपका 4 से काटिए, 4 ने 36 यानी कि 90 बार कटेगा। 4 से कटेगा आपका 4 चौक 16, 3 बचे 4 8 32। ठीक है, 8 से कटेगा 100 बार, 8 6 48, 6 बार कट जाएगा, और 6 से 90 कट जाएगा आपका 15 बार। 15 पे कितने आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 15 पर 3 जीरो आएंगे यानी कि 15,000। तो ईंटों की संख्या कितनी हो गई, 15,000 हो गई। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे कि उनकी व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, 1/12 होगा। तो देखिए इस तरह सवालों को कैसे करना है, आपको ऑप्शन की सहायता से करना है। जब आप 35 और 15 लेंगे तो इनका योग तो 50 बैठ जाएगा, लेकिन उनका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/35 प्लस 1/15। तो व्युत्क्रम करोगे तो इनका जो योगफल आएगा वो 1/12 नहीं आएगा। ठीक है, चेक भी कर लेना आप लोग। और जब ऑप्शन नंबर बी उठाओगे तो 20 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/20, और 30 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/30। दोनों का जब योग करोगे कितना आएगा, 30 और 20 50, 50/600 यानी कि 1/12 आएगा, जो कि 1/12 आना भी चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को आपको ऑप्शन से ही करना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, अंडरूट में दे रखा है आपको 129, फिर अंडरूट 216 दे रखा है, फिर अंडरूट 62, फिर 169 दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको आपको दाईं तरफ से सॉल्व करना होता है, इधर से सॉल्व करेंगे। अंडरूट 169 की वैल्यू कितनी आती है, 13 आती है। कितनी आती है, 13। अब 13 किस में जुड़ेगा, 68 में जुड़ेगा। 13 + 68 कितना हो जाएगा, 81। अब 81 का वर्गमूल कितना आएगा, आप कहेंगे 9। तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी बन जाएगी, आपकी वर्गमूल निकालने के बाद में 9 बन जाएगी। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं, वरना इसको बार बार लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आपको 13 मिल जाएगा, 13 इसमें जुड़ेगा 81 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 किस में जुड़ेगा, इसमें 216 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 225। और 225 का वर्गमूल कितना आता है, 25 का वर्गमूल 15 आता है, यानी यहाँ तक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, 15 निकल के आ गई। ठीक है, अब ये 15 किस में जुड़ेगा, 129 में जुड़ेगा। 129 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 144 आएगा। 144 का वर्गमूल आपसे पूछा है कितना जाएगा, 12। 129 + 15 144, 144 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है और 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है कि अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। छूट देने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो विक्रय मूल्य होता है। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपका 100 यूनिट। जब हम 15% की छूट दे रहे थे तो कितने में बेची जा रही है वो वाली चीज़, तो 85 यूनिट में बेची जा रही होगी। और जब हम इस पर 25% की छूट देंगे तो हमें कितने बेची जाएगी वो चीज़, तो वो बेची जाएगी 75 यूनिट में। ठीक है, तो जब हम 85 यूनिट में बेच रहे थे तब एक्चुअल में वो कितने में बेच रहा है, आपको 816 में बेच रहा है। तो 75 यूनिट में जब बेचेंगे तो कितने में बेचेगा वो, तो 816 बट्टे में 85 गुणा 75। सॉल्व कर लीजिए, 17 पंजे 85। ठीक है, और 17 चौक 68, 17 8 136, 5 से 15 बार 15 गुणा 48 करेंगे तो 15 8 120 और 15 चौक 60 हो गई 72, 720। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा,
एमीटर विद्युत प्रवाह, एमीटर का संबंध विद्युत प्रवाह से है, तो ऐसे ही संबंध आपको इनमें से ढूंढना है। देखिए विद्युत प्रवाह को हम किससे नापते हैं, एमीटर से नापते हैं, यानी विद्युत प्रवाह को नापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसी गति को नापने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है, नहीं। ठीक है, द्रव्यमान को नापने के लिए बैरोमीटर का, नहीं। घनत्व को नापने के लिए भूकंप लेपी का, नहीं, ये भी गलत होगा। वायु को नापने के लिए वायु मापी का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही बात है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इन दोनों का संबंध दे रखा है, आपको इनका संबंध निकालना है किससे होगा। देखिए एन का संबंध जी से दे रखा है, यानी एन का नंबर होता है 14 और जी का नंबर होता है आपका 7, यानी कितना माइनस हुआ है, 14 7 पर जाने पर माइनस के 7 हुआ है। तो टी का नंबर होता है 20, 20 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 13। 13 नंबर किसका होता है, एम का होता है। 13 नंबर किसका होता है, एम का होता है। लेकिन आपको ये लॉजिक आपको कहीं भी दे नहीं रखा, यानी कि एम के हिसाब से आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। दूसरा लॉजिक देखिएगा, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है इसमें। देखिए यहाँ पे एक दूसरा लॉजिक लग रहा है, वो देखिए कौन सा लग रहा है। देखिए एन पी आर का संबंध किससे है, जी एच आई से। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये लगा है कि पहले 7 घटाया है, फिर दोनों में 8 का अंतर है, फिर दोनों में फिर अगले में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो यही संबंध हमें आगे देखना है, टी वी एक्स। ठीक है, टी वी एक्स में यदि हम 7 और 9 का अंतर देखेंगे तो हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर हमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा, तो देखिए एन का नंबर होता है 14, 14 में से 14 का आधा होता है 7, 7 घटाया गया है तब हमें 7 मिला है। तो 20, टी का नंबर होता है 20, 20 का आधा होता है 10, तो आपको पहला नंबर मिलेगा 10, 10 किसका होता है, जे का। ठीक है, यानी पहले आप 10 घटाओगे, फिर आप 11 घटाओगे, फिर आपका 12 घटाओगे, तो टी में से 10 घटाओगे जे मिलेगा, 22 में से 11 घटाओगे तो 11 यानी कि के मिलेगा, और 24 में से 12 घटाओगे तो 12 यानी कि एल मिलेगा। जे के एल आपका ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको घटाना है, बढ़ते क्रम में घटाना है। और शुरुआत कैसे करनी है, जो संख्या दे रखी है उसके आधे से शुरुआत करनी है। इसका नंबर कितना है, 14 आता है, 14 का आधा करिए 7, 7 से शुरुआत करिए, 7 8 9, 20 का आधा करिए 10, 10 से शुरुआत करिए 10 11 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बादल का संबंध बरसात से है। अच्छा, आपको बताना है क्या इसमें, आपको बताना है विषम शब्द, इसमें विषम वाला कौन सा है। तो बादल का संबंध बरसात से है, तो घाव का संबंध दर्द से है, उबलना का संबंध बाष्पीकरण से है, जमना का संबंध ठंडा से। आपको इसमें विषम वाला बताना है। ठीक है, तो देखिए घाव में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, उबलने के बाद में क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, बादल के बाद में वर्षा होती है, यानी इसके बाद की प्रक्रिया दर्शाएगी। बादल के बाद क्या होती है, वर्षा। उबलने के बाद में क्या होता है, बाष्पीकरण होता है पानी का। घाव के बाद में क्या होता है, दर्द होता है। जमने के बाद में ठंडा नहीं होता है। अच्छा, जमने के बाद में ठंडा होता है, जब ठंडा के बाद में जमना होता है, तो आप कहेंगे ठंडे के बाद में जमता है, जमता क्या हुआ, ठंडा होने के बाद जमता है। तो ये इसका उल्टा कर दिया है, इसका मतलब ये आपका क्या है, अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 में संबंध ढूंढिए, इसका संबंध कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका 81 वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन ये आपका वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये अन्य 3 से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वैसे इसमें एक लॉजिक और लग सकता था, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 का वर्ग 81 है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 का वर्ग है, ये 9 2 11 का वर्ग है, 5 2 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 49 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 47 दे रखा है, तो इसलिए इस तरीके से अन्य 3 से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, ये आपकी सीरीज दे रखी है, लुप्त संख्या बतानी है आपको क्या आएगी। यहाँ पे देखिए आपको 2 सीरीज दे रखी है, 43 42 41 और फिर आगे क्या आएगा, तो एक एक माइनस हो रहा है। 43 से 1 माइनस करेंगे 42 में, 1 माइनस करेंगे 41 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। दूसरी सीरीज हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एम एन डैश ओ फिर डैश एन एन एम फिर डैश एम डैश एन ओ, ये आपकी सीरीज दे रखी है, आपको इनमें फिल करना है इसके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से। तो इस तरह के सवालों को करने से पहले आपको इसमें देखना पड़ता है कितने इसमें लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर हैं, 12। 12 को आप समान भागों में बांट लीजिए, या तो 3 3 के जोड़े बांट लीजिए, या फिर 4 4 के। सबसे आसान होता है 4 में बांटना, 4 4 में बांट लीजिए इस तरीके से आपके 3 पार्ट बन गए इसके। अब शुरुआत किससे हो रही है इसकी, एम से, तो यहाँ पे भी शुरुआत किससे होगी, एम से होगी। ठीक है, एम के बाद में क्या आ रहा है, एन, तो यहाँ पे भी एम के बाद में क्या आएगा, एन आएगा। अब आपका पूरा बन गया एम एन एन ओ, तो यहाँ पे एन आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका ओ आ जाएगा। तो आपने क्या क्या ऐड किया, एन एम ओ एन, एन एम ओ एन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर दूरी उड़ता है,
ठीक है। डायरेक्शन जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये आपका पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये आपका नॉर्थ यानी उत्तर, ये आपका दक्षिण। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। आपसे बोला है कि एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है। मान लेते हैं यहाँ से उड़ाते हैं, पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ गया। ठीक है, फिर कह रहा है फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, कितना उड़ता है 150 किलोमीटर उड़ता है। फिर कह रहा है फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, कितना चलता है 300 किलोमीटर। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है 150 किलोमीटर उड़ता है। दाईं कितना उड़ेगा 150 किलोमीटर उड़ेगा। अब आपसे पूछा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। प्रारंभिक स्थिति इसकी यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे किस दिशा में 100 तो यहाँ चल गया था, 300 यहाँ चल गया था, यानी ये कुल मिलाकर दूरी कितनी हो जाएगी 100 + 300 यानी कि 400 किलोमीटर की दूर है प्रारंभिक स्थिति से। ये दूरी कितनी ही दूर है 400 किलोमीटर। और किस दिशा में है आपका पश्चिम दिशा में ही है, किस दिशा में आपका पश्चिम दिशा में, 400 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आपका है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये आपको सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन मार्क के नाम बताना आपको क्या आएगा। तो देखिए सीरीज में क्या दे रखा है आपको, पहले 3 दे रखा है, फिर 5 दिया है, और फिर आपका 15, फिर 41, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 173 है। लॉजिक क्या लगा इसमें, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 2 आएगा, इनका अंतर आपका 10 है और इनका अंतर आपका 28 है, नहीं सॉरी कितना है 29 है। ठीक है, अंतर कितना है इसका 29 है, सॉरी 29 नहीं 26 होगा, 29 कहाँ से हो गया ये। ठीक है, अब देखिए दो को हम ले सकते हैं, 2 को हम क्या ले सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 10 को ले सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 26 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि जो वर्ग है वो एक के गैप से बढ़ता जा रहा है, 2 के अंतर से, मतलब 2 प्लस हो रहा है वर्ग में। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 7 का वर्ग प्लस का 1, 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 1 50, यानी अगली संख्या जो आ गई वो उसमें कितना जुड़ेगा 50 जुड़ेगा। तो इधर इसमें 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू क्या आएगी आपकी 91 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसका संबंध इससे दे रखा है तो इसका संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। सभी कंप्यूटर मशीन है, सभी कंप्यूटर क्या है, सभी कंप्यूटर मशीन है। ठीक है, ये कंप्यूटर का हो गया, ये मशीन का हो गया। कोई टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है, कोई भी टेलीविज़न क्या है कंप्यूटर नहीं है, तो ये अलग बन जाएगा। फिर सभी टेलीविज़न इंस्ट्रूमेंट है, सभी टेलीविज़न क्या है इंस्ट्रूमेंट है, कि आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अब देखिए संबंध क्या बनेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट मशीन है, कुछ इंस्ट्रूमेंट मशीन है तो बिल्कुल नहीं है, कुछ मशीन कंप्यूटर है, कुछ मशीन कंप्यूटर है तो बिल्कुल है। ठीक है, कुछ टेलीविज़न मशीन है, कुछ टेलीविज़न मशीन है तो नहीं है। कौन सा निकल रहा है ऑप्शन नंबर, मतलब केवल दो किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। देखिए ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना आगे क्या आएगा। तो टी से डब्ल्यू पे जाने पर कितना का अंतर आता है, तो आप कहेंगे 3 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 3, डब्ल्यू से जेड पे प्लस के 3 हुआ है, फिर जब जेड से सी प्लस के 3, आगे भी प्लस का 3 करेंगे, सी प्लस 3 कितना होगा 6 होगा, 6 नंबर किसका होता है एफ का होता है। शुरुआत किससे होगी आपकी एफ से होगी, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब देखिए आगे लास्ट वाले को चेक कर लीजिए चाहे तो आप, ठीक है, चाहे सेकंड वाले को चेक कर लीजिए, आपकी मर्जी है। यू से आर तक जाने में 3 जोड़ा गया है, सॉरी 3 का क्या हुआ है माइनस का 3 हुआ है, माइनस का 3, फिर माइनस का 3 हुआ है, फिर माइनस का 3 और फिर एल माइनस का 3 करेंगे कितना है आई। ठीक है, एफ आई सब में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए लास्ट का क्या है आपका, अच्छा से तीसरे वाले से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एल है यहाँ पे पी है, एल से पी जाने में प्लस का कितना हुआ 4, प्लस का 4 हुआ, पी से टी तक जाने में प्लस का 4 हो, टी प्लस 4 एक्स प्लस 4 करेंगे तो 28, 28 का मतलब बी आएगा, क्या आएगा बी। तीसरे नंबर पे आपका बी आना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन मार्क इसमें बताना आपको क्या आएगा। तो ए है, एफ है, के है, पी है। ए में कितना जोड़े एफ आएगा, तो आप कहेंगे 5 जोड़ना पड़ेगा, ए में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको एफ मिलेगा, यानी ए प्लस 5 एफ में 5 जोड़ेंगे तो के मिलेगा, के में 5 जोड़ेंगे तो पी मिलेगा, पी में 5 जोड़ेंगे तो 16 5 21, 21 नंबर किसका होता है यू का होता है। तो शुरुआत किससे होगी यू से होगी, जो कि आपको 3 में दे रखी है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए बाई से टी पर जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा, बाई का नंबर 25 होता है और टी का नंबर 20 होता है, यानी कि आपको माइनस के 5 करना पड़ेगा। तो टी से ओ पर जाने पर माइनस के 5 करना पड़ा है, और
ओ से जे पर जाने पे भी माइनस के 5 करना पड़ा है। तो जे से 5 माइनस का करेंगे तो कितना आएगा, ई आएगा। कितना आएगा, ई। यानी ई आपका बीच में आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आपका लास्ट बचा डी। डी से आई पर जाने के लिए प्लस के 5 करना पड़ेगा। कितना, प्लस के 5। आई से एन पर जाने की प्लस 5, एन से एस पर जाने प्लस 5, एस में प्लस का 5 कर देंगे, कितना आएगा 19 और 5 24, 24 का मतलब एक्स। लास्ट में कितना आएगा, एक्स आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। ए सी जी आई, ए से सी पर जाने के लिए आपको प्लस के 2 करना पड़ेगा। फिर सी से कितना जोड़ें, और जी से आई पर जाने के लिए प्लस का 2 करना पड़ेगा। यानी कि सब में आपको प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो सी में प्लस का 2 करेंगे, कितना आएगा, ई। शुरुआत किससे होगी आपकी, ई से होगी, जो कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ई आएगा। शुरुआत किससे होगी आपकी, ई से होगी, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। देखिए 5 है, 25 है, 100 है, 300 है, फिर क्वेश्चन मार्क फिर 600 है। इस सीरीज को आप इधर से करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो 5 का 5 गुना 25 होता है, फिर आपका 4 गुना किया गया है, फिर आपका 3 गुना, फिर आपका 2 गुना करना पड़ेगा, फिर आपका 1 गुना करना पड़ेगा। यानी एक गुना का क्या हो रहा है, पर कम हो रहा है। पहले 5 गुना किया है, फिर आपका 4 गुना किया है, फिर आपका 3 गुना, फिर आपका 2 गुना करेंगे तो 300 दूनी 600। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 600 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर आपको लास्ट में 1 गुना करना करेंगे तो 1 गुना करेंगे तो आपका 600 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। उत्तर की ओर चला देते हैं 20 मीटर। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी कितना चलेगी, 30 मीटर चलेगी। फिर कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ती है, कितना चलती है, 25 मीटर, 25 चलेगी बाएं मुड़ के। फिर कह रहा है कि उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़ती है, कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। ठीक है, और फिर कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ती है, कितना चलती है, 65। यहाँ से दाएं मुड़ाएंगे तो कितना चलेगी, 65 चलेगी। जिसमें से आपका ये 25 तो ये हो गया, 25 भी 45, यानी कि आपको 25 और एक्स्ट्रा चल जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी 65 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 40। बाईं तरफ चलेगी, इसकी इधर साइड में चलेगी। ठीक है, इस साइड में चलेगी बाईं 40 मीटर, और फिर अंत में 20 मीटर चल जाती है। यहाँ पे 20 ही होगा। ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ गई। अंत में 20 मीटर बाएं चलेगी तो आपकी कुल मिला के यहाँ पे लौट के आ जाएगी। अब पूछा है कि वो अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में। घर इसका यहाँ पे था, इससे ये दिशा कौन सी होगी, तो पूर्व दिशा होगी। और दूरी कितनी होगी इसकी, 30 तो यहाँ से चल गई और 30 आपकी यहाँ चली, यानी 60 तो ये चल गई प्लस 20 ये चल जाएगी। 30 और 30, सॉरी ये 20 था ना, 20 और 30 50, 50 और 40 90। कहीं कोई मिस्टेक हो रही है क्या, सॉरी ये 30 था, ये 30 चला था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 30 चला। 30 और 30 60, 60 तो ये हो गई आपकी, और 40 यहाँ पे चली थी ये वाली। कुल मिला कितना हो गया, 100 मीटर। 100 मीटर आपकी पूर्व की ओर होगी। ठीक है, इस डायग्राम में आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो आप खुद ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, आप आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है, 2 कारें एक कम्युनिस्ट बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करती है और बाएं मुड़ती है, आगे 8 किलोमीटर जाती है। और दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है और दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर यात्रा करती है। उन कारों के बीच की दूरी बताइए। तो ये मान लें इस स्थान से चलना शुरू करती हैं। तो 2 कारें हैं, पहली कार उत्तर की ओर चलती है, इधर चला देते हैं उत्तर की ओर, कितना चलती है, 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ती है, कितना चलती है, 8 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण को चलती है, कहाँ चलेगी, दक्षिण को 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है, कितना चलेगी, 8 किलोमीटर। दाएं मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, कितना चल जाएगी, 8 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों कारों के बीच की दूरी बताइए, यानी ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी किसके बराबर होगी, इस दूरी के बराबर होगी। और ये दूरी कितनी है, 10 यहाँ तक थी और 5 यहाँ तक थी, 10 और 5 15, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर की हो जाएगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, पटाखों के उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या है। पहला तर्क है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हज़ारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, हाँ पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैमाने पर करते हैं, ये बात क्लियर नहीं है, कहीं करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप पूरा बंद कर दोगे। तो सिर्फ एक ही तर्क आपका मजबूत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन कह रहा है, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। एक्स द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो सभी की सभी क्या हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं। दूसरा कथन कह रहा है, उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं।
इससे क्या कथन का निष्कर्ष निकल सकता है वो देखिए। पहला निष्कर्ष है ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो ये वहाँ निष्कर्ष नहीं निकल सकता। दूसरा, X द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक, कुछ पुस्तकें किसने प्रकाशित की हैं तो ABC ने करी है, बाकी किसी दूसरे ने करी होगी, इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा निकलता है। तीसरा देखिए, ABC पब्लिशिंग कंपनी X द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। महत्वपूर्ण सिद्धांतों वाली कोई भी बात इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकला, केवल 2 निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।